नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं हमारे टोटल 20 टेस्ट जो मैंने आपकी सेवा में प्रयास किया था संचालित करने का, उसका ये आखिरी टेस्ट है। और उस आखिरी टेस्ट के डिस्कशन के लिए हम आपके बीच आज उपस्थित हैं। आइए आज की परिचर्चा को हम आरंभ करते हैं और आज हम लोग 20वें टेस्ट के प्रश्नों को देखते हैं। इसके बाद टेस्ट बिल्कुल रुक जाएंगी और आप सब लोग बचे हुए समय में सेल्फ स्टडी करेंगे। और जहां कहीं भी आपको कठिनाइयां महसूस होती हैं, उन कठिनाइयों को समाधान करने के लिए हम आपके बीच उपस्थित रहेंगे साथियों। तो चलिए चर्चा करते हैं टेस्ट 20 के प्रश्नों पर। हमारा पहला प्रश्न है, लेड एसिड बैटरी में कितने सेल श्रेणी में जुड़े होते हैं यदि धारिता कितनी दे दी गई है। धारिता दे दी गई है 100 एम्पियर आवर। टोटल हमारा वोल्टेज बैटरी का कितना है, 12 वोल्ट है। ठीक है, अब हम अगर जानते हैं यहाँ पे सेलों की संख्या, तो हमारे लिए क्या होता है, सेलों की संख्या बराबर होता है कुल वोल्टेज। क्या होता है, कुल वोल्टता बटा आपकी हो जाएगी प्रति सेल वोल्टेज। क्या हो जाएगी, प्रति सेल वोल्टेज। तो आप जरा ध्यान रखिएगा, हमारे लेड एसिड सेल का एक सेल का वोल्टेज कितना होता है। लेड एसिड के एक सेल का वोल्टेज होता है 2 वोल्ट। कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। तो हमारे पास कुल वोल्टेज 12 है, एक सेल का 2 है, यानी टोटल कितनी सेल हमारी श्रेणी में जुड़ी होंगी, तो आपकी 6 सेल। और ऐसे भी आप सब जानते हैं, श्रेणी संयोजन जब होता है हमारे सेलों का, तो क्या बढ़ जाती है, हमारी वोल्टेज बढ़ जाती है। और जब समांतर संयोजन होता है, तो आपको याद है ना, समांतर संयोजन होता है तो क्या बढ़ जाती है, हमारी करंट बढ़ती है। ठीक है, और जब मिश्रित समूहन होता है तो वोल्टेज और करंट दोनों आपकी क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन आपके बीच है और कह रहा है, साथियों, निम्नलिखित में से क्या किसी ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर को पोल से अलग करता है। तो ये मान लीजिए मेरा पोल है, ठीक है, और ये पोल के ऊपर ये वाला भाग आपका क्या है, क्रॉस आर्म है। क्या है, क्रॉस आर्म है। इस क्रॉस आर्म के ऊपर में इंसुलेटर होता है और उस इंसुलेटर के ऊपर से क्या है, मेरी कंडक्टर जाती है। नहीं तो क्या होगा, मेरी कंडक्टर क्रॉस आर्म के माध्यम से कहीं ना कहीं क्या होगी, पोल के साथ जुड़कर मेरे पृथ्वी के साथ संपर्क बना लेगी। और सबसे ज्यादा जो ट्रांसमिशन में फॉल्ट होता है डियर फ्रेंड, वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। और ये एलजी फॉल्ट हमारी 70% होती हैं। फिर तो हमारी सारी व्यवस्था ही नष्ट हो जाएगी। इसीलिए किसके माध्यम से, इंसुलेटर के माध्यम से। अब वो कौन सा इंसुलेटर होता है, प्रश्न तो यहां पर है। ये कौन सा इंसुलेटर होता है, ये मेरा डिस्क इंसुलेटर होता है। क्या होता है साहब, डिस्क इंसुलेटर होता है। जिस डिस्क इंसुलेटर के माध्यम से यह क्या होती है, सेपरेटेड होती हैं, अलग होती हैं। ठीक है साथियों, चलिए यहां पर ध्यान देते हैं। हमारी जो सस्पेंशन इंसुलेटर और स्ट्रेन इंसुलेटर में क्या अंतर है। सस्पेंशन को वर्टिकल लगाते हैं, स्ट्रेन को हम कैसे लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल लगाते हैं। और इसकी वोल्टेज क्षमता बहुत उच्च होती है, 33 केवी से लेकर 765 केवी तक हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। हमारा अगला जो है वो चर्चा है यूएचएफ बैंड, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। यू से क्या हो गया, अल्ट्रा, एच से क्या हो गया, हाई, और एफ आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखिएगा, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो हमारी यूएचएफ बैंड है, ये यूएचएफ बैंड कितने पर होंगी, तो 300 मेगा हर्ट्ज से लेकर के 3 गीगा हर्ट्ज के बीच का जो बैंड होता है, ये मेरा क्या होता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का बैंड होता है। ओके डियर फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अति उच्च आवृत्ति के लिए 30 से लेकर 300 कितना हो जाएगा, अति उच्च आवृत्ति 30 से लेकर के 300 तक हो जाती है। 300 से 3 तक आपकी हो जाती हैं आपका अल्ट्रा हाई। समझ गए, क्या हो जाती हैं, अल्ट्रा हाई हो जाती हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। और उच्च आवृत्ति होती है 3 से 30, ये होती हैं आपकी 3 मेगाहर्ट्ज से 30, ये होती हैं उच्च आवृत्ति। ये क्या होती हैं,
उच्च आवृत्ति मानी जाती हैं, ठीक है। और ये हमारी क्या मानी जाती हैं, ये मानी जाती हैं आपकी अति उच्च आवृत्ति। ये क्या मानी जाती है, अति उच्च आवृत्ति मानी जाती है। आपके मन में एक छोटा सा सवाल आएगा, वो आएगा कि पावर फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होता है जो हमारे इलेक्ट्रिकल में यूज होता है। तो वो 25 से लेकर के 400 हर्ट्ज के बीच होता है। कितना होता है ये, 25 से लेकर के आपका 400 हर्ट्ज के बीच। इलेक्ट्रिकल जितने भी हमारे उपकरण हैं इसी फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साहब। कह रहा है सामान्य लाइटिंग एवं पावर सप्लाई के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जनरेटर। तो मेरा नॉर्मल लाइटिंग के लिए, सामान्य प्रकाश के लिए हम किस जनरेटर का प्रयोग करते हैं, तो डीसी शंट का प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से हमें कांस्टेंट क्या मिलती है साहब, वोल्टेज मिलती हैं। और ध्यान रखिएगा इसका फ्लक्स भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका फ्लक्स भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसीलिए कांस्टेंट वोल्टेज हमें प्राप्त होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही कहा साहब जी आपने। हमारे इस शंट मोटर में या शंट जनरेटर में दोनों जगह क्या होता है, तो आर्मेचर के साथ मेरी फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में जुड़ी होती हैं। और जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती हैं, याद रखना शंट फील्ड वाइंडिंग होती हैं वो आपके पतले तार की बनी होती है। क्या होता है, पतला तार होता है। साथ ही साथ आप याद रखिएगा पतले तार का कैसा होता है जी, अधिक टर्न होता है। क्या होता है, पतले तार का अधिक टर्न होता है। और नेचुरली जब ये हो गया तो नेचुरली मेरी रेजिस्टेंस क्या होगी, इसकी उच्च हो जाएगी, रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएमपीएस की कार्यप्रणाली। तो एसएमपीएस को सबसे पहले समझ लीजिए, इसका पूरा नाम होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या होता है इसका पूरा नाम, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसका पूरा नाम होता है, ठीक है, एसएमपीएस। अब जरा गौर करिएगा मेरे विद्वान मित्रों, यह जो मेरा एसएमपीएस है यह करता क्या है, यह मेरे एसी को साहब ध्यान रखिएगा लो वोल्टेज, क्या करता है, हाई वोल्टेज एसी को यह लो वोल्टेज डीसी में बदलता है। क्या करता है, लो वोल्टेज डीसी में बदलता है। हमारे सीपीयू में या फिर हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं सब जगह हम लोग एसएमपीएस का यूज करते हैं। मतलब स्पष्ट है, हमारी एसएमपीएस जो है साथियों 230 वोल्ट को अलग अलग छोटे छोटे मानों पर बदलती हैं। यह चॉपर के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। क्या होती हैं, आपका फिक्स्ड डीसी से वेरिएबल डीसी बदलना, तो वही वाला जो कंसेप्ट है चॉपर का, इसी पर यह क्या होती है हमारी साहब आधारित होती हैं। ठीक है, फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलने का जो कंसेप्ट है उसी पर यह बेस्ड होती है। चलिए सरकार, कौन सा लॉजिक गेट दोनों इनपुट के उच्च होने पर जीरो आउटपुट देता है, तो हम लोग देख लेते हैं। एंड का क्या होता है, y बराबर a इंटू बी होता है। दोनों 1 1 रहेगा तो 1 मिलेगा, यहाँ तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग नॉर देख लेते हैं। नॉर का क्या होता है, y बराबर a प्लस बी का बार होता है। चेक कर लीजिए, यहां भी 1 1 1 का उल्टा क्या हो रहा है, दोनों इनपुट हमने उच्च दे दिया, तो 1 प्लस 1 आपका कितना हो गया 1। अब 1 का उल्टा कर दिए, तो उल्टा करने का मतलब ए का भी उल्टा बी के भी उल्टा, तो ए का भी उल्टा बी का भी उल्टा, तो क्या हो गया आपका 0 प्लस 0 है ना, तो कितना हो गया मेरा 0 न हो गया जी, है कि नहीं है। 1 प्लस 1 किए तो 0, 0 0 किए तो 1। नॉर में हमारा मिल रहा है यही चीज, तो यहाँ पर आ रहा है। और नैंड में हम जरा चेक कर लेते हैं, रुकिए, नैंड में हम चेक कर लेते हैं। मेरा क्या हो जाएगा, नैंड में मेरा क्या हो जाएगा, नॉट प्लस एंड, यानी ए बी के ऊपर बार हो जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं, उच्च वोल्टेज की बात है ना, उच्च मान की, तो 1 इंटू 1 का बार, तो 1 1 1 का बार यानी 0 हो गया, ठीक है। चलिए, तो हमारा यहाँ तो मिल रहा है लॉजिक गेट में। नॉर को एक बार क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर से देख लेते हैं एक बार नॉर के लिए। नॉट प्लस और आपका क्या होता है, नॉर होता है, ठीक है। और गेट में हमारी जो आउटपुट होती हैं वो कितनी होती हैं, ए प्लस बी होती हैं, ठीक है। तो हम लोग ने क्या करा, ए प्लस बी का हमारा इन्वर्स हो जाएगा। ये आपकी क्या दे देगा, ए प्लस बी का जो मान आया उसका इन्वर्स।
तो यानी आपका जो वैल्यू होगा यहाँ पर क्या होगी, अगर 1 अब प्लस हमने 1 कर दिया, ठीक है, इसका इन्वर्स कर दिया, ठीक है ना, तो मेरा 1 + 1 यानी 1 का इन्वर्स, यहाँ भी आपका क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। अदरवाइज इसको आप बाइफरकेट कर देते हैं, देख लेते हैं एक बार साथियों, इसको हम बाइफरकेट कर देते हैं a बार + b बार, तो फिर मामला पलट जाएगा, आपका 0 + 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर लॉजिक गेट के हिसाब से दिए गए सिचुएशन में अगर लॉजिक गेट का आउटपुट 0 चाहिए, जब दोनों इनपुट हाई हो, तो ऐसे कंडीशन में हमारा कौन सा ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, नैंड को ले लेंगे, कौन ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, नैंड मेरा सटीक बैठ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड, ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा जीवन समर्थन प्रणाली में, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, जीवन समर्थन प्रणाली में किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है। इसमें यूपीएस होना बहुत जरूरी है, अबाधित विद्युत आपूर्ति क्या हो जाएगी, अबाधित विद्युत आपूर्ति, इसका होना क्या है साथियों, अनिवार्य है, क्योंकि आपके कई सारे उपकरण ऐसे होते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा साहब। कई सारे ऐसे विद्युत उपकरण होते हैं जिसको आपको इमरजेंसी में क्या करना पड़ता है, हमेशा चालू रखना पड़ता है, क्योंकि इंटेंस केयर यूनिट जो है आपके सभी हॉस्पिटल में होती हैं, ठीक है, जीवन समर्थन के लिए ये जरूरी होती है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसका पूरा नाम है। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, कंफर्म आप ध्यान रखिएगा, हमें जरूरत किसकी पड़ती है साहब, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की, किसी भी हाल में मेरा बाधित इलेक्ट्रिसिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सरकार, यहां ध्यान दे देते हैं, ठीक है, आइए, बिल्कुल सही था विद्यार्थी जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में हमारा, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में किस प्रकार का परिपथ वियोजक लो वोल्टेज और लो करंट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा मेरा कौन है, एमसीबी है। एमसीबी हम लोग जो हैं लो वोल्टेज लो करंट के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, किसके लिए प्रयोग करते हैं, लो वोल्टेज और लो करंट के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए सरकार, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया, एमसीबी का पूरा नाम जानते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, 0.5 एम्पियर से लेकर के 60 एम्पियर तक की रेटिंग होती है, मरम्मत योग्य पुर्जा नहीं होता है, इसका मरम्मत योग्य पुर्जा नहीं होता है, मरम्मत नहीं हो सकती है, स्विच और रिले दोनों के रूप में, स्विच व रिले दोनों के रूप में हम इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विच और रिले दोनों के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है साथियों। अच्छा समझे कि नहीं, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो है विद्यार्थी जी, इस क्वेश्चन में जो है ना, आप टेंशन मत लीजिएगा, नैन में भी यह सिचुएशन आ रहा है, नॉर में भी यह सिचुएशन आ रहा है, समझे कि नहीं, दोनों में यह सिचुएशन आ रहा है। यदि हम क्या करते हैं, वैल्यू दोनों का ज्यादा लेते हैं, उच्च लेते हैं, तो मेरा क्या हो जाता है, निम्न मिल जाता है। ये दोनों में सिचुएशन हमारी पलट रही है। चलिए अगला हम देख लेते हैं साहब। तो यहाँ तो हो गया कि स्विच रिले दोनों के रूप में क्या कर रहा है, मेरा काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आइए साहब, किस रूप में काम कर रहा है, स्विच और रिले दोनों के रूप में काम कर रहा है, ठीक। अब आगे बढ़िए, अब इससे हमको यह भी समझ में आ रहा है, एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो ध्यान देंगे आप, ठीक है ना, एक महत्वपूर्ण चीज है वो आप ध्यान देंगे विद्यार्थी जी, कि हमारी एमसीबी का प्रयोग करने से आपका फ्यूज क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, आपका फ्यूज क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। लेकिन जो ऑपरेटिंग टाइम है ना, मेरी जो ऑपरेटिंग टाइम है वह फ्यूज की ही क्या होती है, कम होती है, और मेरे सर्किट ब्रेकर का क्या होता है, ऑपरेटिंग टाइम
ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज किया जाता है। तो स्टार डेल्टा हम यूज करते हैं इसलिए क्योंकि स्टार का यूज करने से हमारी 1/3 क्या होती हैं, स्टार्टिंग करंट कम हो जाती हैं। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि मेरा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वह 2 से 2.5 गुना क्या होता है, मेरे फुल लोड टॉर्क का होता है। इसको एडजस्ट करने के लिए मेरी स्टार्टिंग करंट को 5 से 7 गुना किसका होना पड़ता है, तो साहब जी ध्यान रखना IFL का होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है, 5 से 7 गुना IFL का फुल लोड करंट का होना पड़ता है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में अगर आपने नहीं शुरुआती करंट को कम किया तो क्या हो जाएगी, डेफिनेटली आपकी सिस्टम डैमेज कर जाएगी, जल जाएगी, मतलब आपका शॉर्ट हो जाएगा, पूरा वाइंडिंग ही जल के राख हो जाएगा। इससे बचाने के लिए मेरे लिए आवश्यक है, और स्टार में आप जानते ही हैं मेरा लाइन वोल्टेज फेज का क्या हो जाता है, मतलब √3 गुना हो जाता है। अगर हम यहाँ फेज को एनालाइज करते हैं तो यह मेरा लाइन बटे √3, तो वोल्टेज √3 टाइम्स कम हो जाती है। तो फायदा क्या मिला, प्रारंभिक धारा को हम कम करने में क्या हो गए, सक्षम हो गए, प्रारंभिक धारा को कम करने में सक्षम हो गए। चलिए साहब, ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाने वाला केबल कैसा होता है, तो वल्कनाइज्ड रबर द्वारा क्या होता है, इंसुलेटेड होता है। क्या यह सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है, VIR द्वारा इंसुलेटेड होता है। ऑटोमोबाइल में जो हम इस्तेमाल करते हैं जितने भी लैंप वगैरह को, वो सब लो वोल्टेज ऑपरेटेड लैंप होती हैं, समझ गए साथियों। अब VIR मेरा वल्कनाइज्ड इंडियन रबर है, यह बहुत ही कठोर रबर होता है, हार्ड रबर होता है। ट्रकों के टायर्स वगैरह जितने भी हैं वो सब क्या होते हैं, इसी के बने होते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी वल्कनाइज्ड रबर मेरा इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में होगा तो वहां पर कभी भी नंगे कॉपर के वायर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कॉपर के साथ वह क्या करता है, सल्फर तीव्र अभिक्रिया करता है। इसलिए जब हमको इसका यूज करना होता है तो हम लोग टिन्ड कॉपर का यूज करते हैं, कॉपर के ऊपर टिन का लेप लगा करके तब जाकर के यूज करते हैं, ताकि आपका संचालन नहीं होगा। डैश का उपयोग केबल छोरों को किसी उपकरण से जोड़ने के लिए और केबल की रक्षा के लिए और तनाव मुक्त स्ट्रेस से भी बचाने के लिए, खिंचाव से बचाने के लिए करते हैं। क्या है वो, केबल ग्लैंड है साथियों, केबल ग्लैंड है। और केबल सू का प्रयोग जो है, लग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, केबल को दूसरे उपकरण के साथ सिंपली अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए। और याद रखना, केबल लग को केबल सू कहा जाता है। और तो और आप याद रखना कि केबल लग और केबल का सू आपका एल्युमिनियम या कॉपर का बना होता है। ठीक है, और उसको फिट करने के लिए हम क्रिम्पिंग टूल का यूज करते हैं। अगला है कैल्विन ब्रिज। तो स्पष्ट है साथियों, ये लो रेजिस्टेंस को मापने के लिए यूज होता है। और लो रेजिस्टेंस मेरी क्या होती है, 1 ओम तक का मान होती है। क्या होती है, 1 ओम तक का मान होती है। करंट को मापने के लिए अमीटर का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। भारत में घरेलू प्रयोजन के लिए आप 3 फेज हो या सिंगल फेज हो, हमेशा याद रख लेना, चाहे मेरा सिंगल फेज का एप्लीकेशन हो या 3 फेज का एप्लीकेशन हो, दोनों में किसी तरह के आप सप्लाई का यूज कर रहे हैं, हमारी भारत की रेटेड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज ±3% ही है। हम किसी भी हाल में 48.5 हर्ज से लेकर के 51.5 हर्ज से न ऊपर न कम, इसी रेंज में हमको रहना है और इसी में इस्तेमाल करना है। बिल्कुल सही कहा आपने साथियों कि हमारी कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स में हम लोग किसका यूज करते हैं, USA वगैरह में हम लोग 60 हर्ट्ज का यूज करते हैं। ठीक है, चिंता मत करिए, 2047 के बाद जब भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा और हमारी टेक्नोलॉजी और भी उत्तम होगी, हम एरर्स को डिमिनिश कर पाएंगे, शायद वो समय आएगा जब हम लोग भी 60 हर्ट्ज पर काम करने का प्रयास करेंगे। चिंता क्यों कर रहे हैं। चलिए साहब, उच्च वोल्टेज के ट्रांसमिशन में निम्नलिखित में से क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, 33 kV से ऊपर। तो 33 kV से ऊपर जब ही गया तो आपका सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हो जाएगा। यह 33 kV से लेकर के आप जानते हैं कितना तक साहब, 765 kV तक यूज में लिया जाता है। सबसे अधिक वोल्टेज कैरिंग क्षमता हमारी किसकी होती है, सस्पेंशन की होती है। डिस्क टाइप इंसुलेटर का यहाँ यूज करते हैं और डिस्क बाय डिस्क लगा लगा करके उसके रिगार्डिंग हम लोग वोल्टेज को कंसीडर करने का काम करते हैं। नॉर्मली एक डिस्क 11 kV को सस्टेन करने के लिए कैपेबल होती है। अगला करा, निम्न विद्युत मापदंडों का कौन सा संयोजन बैटरी के स्वास्थ्य को व्यक्त करने का संकेतन है। बैटरी का स्वास्थ्य का मतलब है बैटरी मेरा बढ़िया है, उसकी क्षमता क्या है नहीं है उस पर। तो वोल्टेज की रेटिंग, बैटरी की क्षमता, बैटरी की दक्षता,
AH कैपेसिटी, WH कैपेसिटी, है ना, ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि मेरी बैटरी का क्या स्वास्थ्य है, वह कैसा है, किस गुणवत्ता का है, किस क्वालिटी का है, टिकाऊ है नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सब पता चल जाता है। तो आप जी पावर स्टेशन क्या है? ये एक ऐसा स्टेशन है जहां बिजली का उत्पादन होता है, चाहे आपका वो थर्मल हो, यानी जहां पर कोयले से हम लोग क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, थर्मल प्लांट कहते हैं। जहां पानी से करते हैं उसको हाइडल प्लांट कहते हैं। जहां परमाणु यानी नाभिकीय ऊर्जा से करते हैं उसे हम लोग न्यूक्लियर प्लांट कहते हैं। जहां सूर्य की रोशनी से करते हैं सोलर प्लांट कहते हैं। हवा से करते हैं विंड प्लांट कहते हैं। गर्मी, पृथ्वी के अंदर की गर्मी से करते हैं जियोथर्मल प्लांट कहते हैं। तो सैकड़ों इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट कारण इसका यही है कि वी आर हेयर यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सिस्टम। तो साथियों, क्लास ए एक्सटिंग्यूशर, तो क्लास ए के अंदर जो आग आती है, मैंने आपसे कहा है ये मेरी कार्बोशियम फायर होती है। क्या होती है विद्वानों? ये मेरी कार्बोशियम फायर होती है। और कार्बोशियम फायर जो है वह कागज, आपका लकड़ी, है ना, आपका कोयला, है ना, आपका कपड़ा, सूखे पत्ते, इन सब में लगी आग होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इसको बुझाने के लिए पानी ही सफिशिएंट है, बालू का रेत से भी इसको बुझाया आसानी से जा सकता है। किस अवधि के दौरान लोड फैक्टर होता है? बड़ा अच्छा है साहब, किसी अवधि के दौरान लोड फैक्टर। तो साथियों, मेरा लोड फैक्टर जो होता है वह प्रायः क्या होती है, आपका जानते हैं, मैक्सिमम लोड बटे एवरेज लोड। क्या होती है? मैक्सिमम लोड बटे एवरेज लोड। कितने बच्चे सहमत हैं इस बात से? कितने बच्चे सहमत हैं जरा बताइएगा। मैंने लिखा है मैक्सिमम बटे एवरेज, सहमत हैं आप? नहीं है सहमत, गलत मैंने लिखा है। क्या होना था, क्या होना चाहिए? एवरेज लोड बटे मैक्सिमम लोड। हमेशा याद रखना क्या होना चाहिए? एवरेज लोड बटे मैक्सिमम लोड। इसका मान प्रायः क्या होता है? लेस देन 1 होता है। क्या होता है डियर फ्रेंड? लेस देन 1 होता है। तो हमारी सही उत्तर क्या होगी? औसत लोड बता मैक्सिमम लोड इज कॉल्ड लोड फैक्टर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए डियर फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। इसका मान हमेशा क्या होना चाहिए? याद रखना, LF ऑलवेज लेस देन कितना डियर फ्रेंड? 1। हमेशा लेस देन क्या होगा? 1 होगा। चलिए अगला करा, उपयंत्र की संवेदनशीलता का इकाई है सेंसिटिविटी। तो हम जानते हैं साहब मेरी सेंसिटिविटी क्या होती है? 1/I होती है। इसको 1/V/R करेंगे, यानी R/V करेंगे, यानी ओम प्रति वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम प्रति वोल्ट हो जाएगा। तो मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रति वोल्ट। ओके डियर फ्रेंड, नाउ वी आर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? बताइए जल्दी साहब। मेरा विद्युत प्रतिरोध अदिश है, पोटेंशियल अदिश है, आवेश अदिश है, मेरा विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? डियर फ्रेंड यू ऑलवेज रिमेंबर, यह विद्युत क्षेत्र मेरी कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और आप सभी विद्वानों को तो मालूम है, किसने कहा इलेक्ट्रिक करंट मेरी अदिश है? विद्यार्थी जी समझ गया ना? जरूरी नहीं है कि उसमें डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो तो वो सदिश होगा। जरूरी यह भी है कि वह मेरे सदिश के नियमों का पालन भी करना चाहिए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली दैट इज नॉट अ टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी लाइक एज इलेक्ट्रिक करेंट। साहब जी आप सभी लोगों को ये अंतिम समय में भी अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें, चीजों को हम बहुत ही फास्टली एक बार रिवाइज कर लें और रिवाइज करके कंसेप्ट को समझकर क्वेश्चंस को पकड़ बनाकर, और यदि मेरा कुछ मार्क्स कम हो रहा है तो उस मार्क्स को हम इंप्रूव कर लें, तो उसके लिए साहब आप जुड़ सकते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के इस बूस्टर रिवीजन बैच से साथियों। ठीक है, जहां मात्र 199 रुपए में यह बैच प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे मौजूद है और लगभग पूरी कोर्सेस कंप्लीट करा दी गई हैं। ठीक है, और यहां है आपका बूस्टर रिवीजन बैच।
ये आपकी क्या है, सभी ट्रेड के छात्रों के लिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इसके भी सभी कोर्सेज कंप्लीट हैं। रिवीजन के पर्पज से आप इसे ले सकते हैं। बचे 3-4 दिनों में आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आप सेल्फ स्टडी पर अब ज्यादा ध्यान दीजिए, खुद से पढ़ी हुई चीजों को आत्मसात करिए, रिवाइज करिए। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे, जो मैंने आपसे कहा है, खास करके मैं फिर से बता देता हूं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को एक बार रिवाइज कर लीजिए, एसी थ्योरी को रिवाइज कर लीजिए, हेल्थ सेफ्टी ऑक्यूपेशन में जो आपका डिफरेंस मेरा पहचान चिन्ह है, सांकेतिक चिन्ह है, उसको देख लीजिए साथियों, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आपको रहेगा। श्वसन की प्रक्रिया जो है उसको एक बार रिपीट कर लीजिए। साथ ही साथ आप चले आइए कहाँ, तो हमारा जो आपका सेल बैटरी है उसको देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। थोड़ी बहुत चीजें जो है आपकी फिर से ट्रांसफॉर्मर को रिवाइज कर लीजिए, डीसी मशीन को रिवाइज कर लीजिए, समझ गए कि नहीं। आप थोड़ा सा जो है पार्ट हमारा इंडक्शन मोटर का रिवाइज कर लीजिए, सोल्डिंग का बेसिक कंसेप्ट को एक बार देख लीजिए। इन सभी जगहों से क्वेश्चन आपको क्या है, ज्यादा पूछे जा रहे हैं, समझ गए कि नहीं, और पूछने की चांसेस ज्यादा बनती हैं, ठीक। तो इन सब को आप क्या करिए, एक साथ बैठ करके पहले पेज बाय पेज निकालिए, जो आपने पढ़ा है उस मटेरियल को रिपीट करिए, रिवाइज करिए। सिर्फ और सिर्फ अभी रिवाइज करना है, बहुत ज्यादा नया पढ़ने का प्रयास तत्काल ना करें। यदि आपके पास समय है और पीछे की चैप्टर्स कंप्लीट हैं तो आप नया पढ़ें। आइए आगे बढ़ते हैं। बिजली संयंत्र में सर्ज टैंक का उपयोग किया जाता है, तो इसमें साहब सर्ज टैंक का उपयोग कहां करते हैं हम लोग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में करते हैं। और ये सर्ज टैंक मेरा क्या काम करता है, वाटर हैमरिंग इफेक्ट, ध्यान रखिएगा, वाटर हैमरिंग इफेक्ट से हमको बचाने का काम करता है। कहां होता है ये, ध्यान दीजिएगा। यह जो वाटर हैमरिंग इफेक्ट है, आपने रिजर्वायर से जब पानी पेन स्टॉक से निकालना शुरू किया तो हमारी टरबाइन पर जब पानी जाती है तो इसका वेग बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण क्या होती है, मेरे टरबाइन और पेन स्टॉक दोनों पर नुकसान पहुंचने का चांस होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ जो छोटा टैंक होता है इसे हम लोग सर्ज टैंक कहते हैं, ठीक है। अगर मेरी पानी का प्रवाह अधिक है तो इसमें वह पानी को स्टोर कर लेता है, अगर प्रवाह कम होती है तो फिर यहाँ से रिलीज करके उस प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। इसको सर्ज टैंक कहते हैं। टरबाइन और मेरे रिजर्वायर के बीच में पेन स्टॉक के पास यह क्या होता है, स्थापित किया जाता है। साथियों, ट्रांजिस्टर आधारित परिपथ जो इनपुट सिग्नल के आयाम या ऊर्जा को बढ़ाने में सक्षम होता है, यानी इनपुट सिग्नल आपने जो दिया है उसे यह क्या करेगा, उसके बैंडविड्थ को बढ़ा देगा, उसकी क्षमता को बढ़ा देगा, उसको इन्हांस कर देगा। वह मेरा क्या है साहब, एम्पलीफायर है। और एम्पलीफायर में हम प्रयोग किसका करते हैं साहब, ट्रांजिस्टर का करते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि ट्रांजिस्टर भी कौन सा ज्यादा, तो ज्यादातर हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होता है, 3 लेयर होता है, 3 टर्मिनल होता है, अमीटर, बेस और कलेक्टर। चलिए सरकार आगे बढ़ते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग में अर्थ दोष का निरीक्षण किन विधियों के माध्यम से किया जा सकता है। डियर फ्रेंड, अर्थ फॉल का निरीक्षण हम कैसे करते हैं, ग्रॉलर मेरा बड़ा अच्छा मेथड है, इससे शॉर्ट सर्किट वगैरह का भी पता चल जाता है, ओपन सर्किट का भी पता चल जाता है। टेस्ट लैम्प मेथड से भी कर सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप मेथड, वोल्टेज फॉल मेथड, किससे साहब, वोल्टेज फॉल मेथड से भी कर सकते हैं। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों विधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। साहब, जब डीसी मोटर की चाल को बढ़ाया जाए तो क्या होगा, हम स्पीड को बढ़ाते हैं साहब तो मेरा स्पीड बैक ईएमएफ के समानुपाती होता है और मेरा स्पीड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मेरी फ्लक्स कम होगी और मेरा बैक ईएमएफ क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी एन आपका हो गया EB/φ, ये मामला होता है, ठीक है। अब EB का तो क्लियर हो गया बैक ईएमएफ का कि वो बढ़ रहा है, लेकिन जब मेरी बैक ईएमएफ बढ़ती है तो IA बराबर होता है V - EB/ आपका RA, होता है ना सरकार। तो अब जब EB बढ़ रहा है तो हमारा नेचुरली IA के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो क्या उत्तर हम लोग दे दें, जल्दी से बताइए मेरे विद्वान मित्रों, क्या उत्तर दे दें, बैक ईएमएफ बढ़ता है और मेरी आर्मेचर की धारा घटती है। वी आर गोइंग विद द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। रोशनी के तिरछे प्रभाव को कम करने के लिए एक ही भाग में तिरछा रोशनी जा रहा है,
उसको कम करने के लिए एंगुलर होल्डर का प्रयोग करते हैं, कोणीय होल्डर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए है साहब। लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या, लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग कहते हैं। यहां समांतर पथ पोल की संख्या के बराबर, और जितनी पोल की संख्या उतनी हमारी ब्रश होती हैं। याद रखिएगा, लैप वाइंडिंग वोल्टेज कम और करंट ज्यादा उत्पादित करने का काम करता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, ब्रशों की संख्या सदैव क्या होती है, ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है सरकार, ध्रुवों की संख्या के बराबर। चलिए युवा विद्वानों, दिए गए विकल्प में किसे सजावटी दीपक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सजावटी दीपक के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं? गैस फिल नहीं, डिस्चार्ज नहीं, निर्वात नहीं, रिफ्लेक्टर लैंप का करते हैं, जो कि हमारे प्रकाश को बिल्कुल फोकसित करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, जिससे चमक हमारी जबरदस्त आती है साथियों। और आप एक छोटी सी बात समझिएगा, जितने भी सजावटी लैंप हमारे होते हैं उन सभी को हम लोग हमेशा कैसे जोड़ते हैं जी, सीरीज में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में, श्रेणी में जोड़ने का काम करते हैं साथियों। 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाउंड आर्मेचर में समांतर पथ की संख्या, लैप है, सिंप्लेक्स है, पोल का मान 4 है, तो मेरी ए क्या हो जाएगी, यह भी आपकी 4 हो जाएगी, क्योंकि ए बराबर पी होता है। अगर यहीं पर डुप्लेक्स होता, डुप्लेक्स लैप होता, तब तो हम लोग ए बराबर क्या करते, 2 गुना आपका साहब पोल 4 था तो 2 गुना 4 बराबर, तब 8 पैरेलल पाथ हो जाता। लेकिन यहां पर 4 ही हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमारी क्या हो जाएगी, समांतर पथ जो है वह जितनी है उतनी ही हमारी पोल है। 4 ही पोल हैं तो 4 ही पोल के बराबर हो जाएगी। चलिए, कह रहा ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में कौन सा जेल? तो ब्रीदर में हम लोग सिलिका जेल लेते हैं। रासायनिक सूत्र SiO2 होता है, नमी को अवशोषित करने का काम करता है। जो हवा हमारी अंदर प्रवेश कर रही है, कहां पर, मेरे ट्रांसफार्मर में, उसको अवशोषित करने का, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये ध्यान रखिएगा। और उसको एब्जॉर्ब करके माय डियर फ्रेंड, हवाओं को एब्जॉर्ब करके, आपकी नमी को एब्जॉर्ब करके उस हवा को अंदर प्रवेश कराता है। जब हमारी ट्रांसफार्मर ठंडी होने लगती है, नॉर्मलाइज होने लगती है, कूल हो जाती हैं, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि नमी युक्त हवा अंदर ना जाए, क्योंकि नमी का अंश यदि मेरे तेल में जाएगा तो जानते हैं क्या होगा, नमी का अंश यदि मेरे तेल में जाएगा तो मेरे तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी। इस बात को सदैव याद रखना साथियों। अगर किसी विद्युत संरचना में कोई बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मेगर से जांच करने पर मेरा मेगर कहां दिखाएगा, 0 पर अपना पॉइंटर दिखाएगा, क्योंकि मेरी तब रेजिस्टेंस पूर्णतः क्या मानी जाएगी, 0। शॉर्ट सर्किट के दौरान जीवन भर याद रखना, मेरी ISC का मान क्या होता है साहब, मैक्सिमम होता है। शॉर्ट सर्किट करंट का मान मैक्सिमम होता है, मेरी प्रतिरोध 0 होती है, वोल्टेज मेरा डेफिनेटली क्या हो जाता है, वह भी 0 हो जाता है। तो हम क्या जवाब दे दें, शॉर्ट सर्किट हो गया है विद्वान मित्रों, तो मेरा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 ओम हो जाएगा मेरा प्रतिरोध। कंसेप्ट क्लियर? चलिए विद्यार्थी जी, एकदम चिंता नहीं करना है, जरूर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? हमारा बिल्कुल, हम हमेशा आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। नहीं कैसे होगा विद्यार्थी जी, डरना बिल्कुल भी नहीं है, हिम्मत रखिए। आपने जितनी तैयारी की है वो किसी से कम नहीं है, और आप में वो क्षमता है, आप कर सकते हैं। यू हैव कैपेबल टू डेफिनेटली क्लियर द योर गोल, डेफिनेटली अचीव द गोल। कोई संदेह की बात ही यहां नहीं है साहब। होगा कैसे नहीं होगा, जरूर होगा। आइए जरा देखिए अगला प्रश्न। कह रहा है 1110 को दशमलव में बदलिए। देखिए बहुत आसान है, आपको डेसिमल में बदलना है। मेरा 0 है, 1 है, 1 है, 1 है। मैंने जो टेक्निक आपको बताया था, क्या करिए, 1 2 4 8 लिख दिया। 0 है, 1 को नहीं लेंगे, 2 है, 2 को लेंगे, 4 है लेंगे, 8 है, 1 है उसके नीचे लेंगे, 8 4 12 2 14 जोड़ दीजिए। जो सामने पर, जिसके सामने 0 आ रहा है उसको छोड़ देना है, जिसके सामने 1 आ रहा है उसको जोड़ देना है। मेरा बदल गया डेसिमल में। क्या हो गया मेरा डेसिमल? 14। चलिए, धूम्रपान निषेध का संकेत आपके सामने है। गोल आकृति होती है, ठीक है, और उसका बॉर्डर लाल कलर का होता है, पृष्ठ आपका उजला होता है, क्रॉस भी लाल होता है, और संकेत चिन्ह मेरा क्या है?
ब्लैक कलर का होता है। तो क्या जवाब दे दीजिएगा साहब जी? हमारा कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ठीक है, ये आपकी कौन सी चिन्ह है जरा बताइएगा? प्रोहिबिटिव साइन है, जो काम करने की मनाही करता है। कहता भाई साहब यहाँ पर धूम्रपान करना क्या है? मना है। ये त्रिकोणात्मक किसका होता है? ये त्रिकोणात्मक चेतावनी चिन्ह का होता है। किसका होता है? चेतावनी चिन्ह का होता है, वार्निंग साइन का होता है। किसका होता है? वार्निंग साइन का होता है। ठीक है, चेतावनी चिन्ह का होता है। और याद रखेंगे साथियों, इसका जो पृष्ठ है वह कैसा? पीला। कैसा होता है? येलो होता है। बॉर्डर ब्लैक, संकेत चिन्ह भी ब्लैक होता है। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड, सूचनात्मक चिन्ह का वर्गाकार होता है, इंफॉर्मेटिव साइन, जो बताता है यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे हॉस्पिटल है। तो इंफॉर्मेटिव साइन का कैसा होता है? वर्गाकार होता है। ठीक है, अब रही बात हमारी साथियों, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला है संकीर्ण जगह में, जो जगह बहुत छोटा है, कॉम्पैक्ट है एकदम, वहां हाथ जाना पॉसिबल नहीं है, तो वहां हम लोग क्या करते हैं? जल्दी बताइए। लॉन्ग नोज प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? लॉन्ग नोज प्लायर का, लंबे नोकदार प्लायर्स का क्या करते हैं जी? इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर। तो आर्क वेल्डिंग में हमको करंट चाहिए ज्यादा, और मेरी करंट ज्यादा कहाँ से मिलती है? डिफरेंशियल कंपाउंड से मिलती हैं। क्योंकि आप जानते हैं मेरा जो डिफरेंशियल कंपाउंड है, मेरा जो साहब डिफरेंशियल कंपाउंड है, उसमें क्या होता है? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो है, इसमें शंट फील्ड और सीरीज फील्ड एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करता, एक दूसरे का विरोध करता है। और जानते हैं जिसके कारण मेरी वोल्टेज नहीं बढ़ती, मेरी करंट बढ़ती है। और हमें आर्क वेल्डिंग में करंट चाहिए, इसलिए इसका यूज हम लोग करते हैं। अगला कह रहा है, दो तारों के प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो हमारा कितना हो रहा है? R1 प्लस R2 बराबर आपका 25 ओम हो रहा है। और पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो आपका 6 ओम हो रहा है। आपसे कह रहा है R1 बराबर और R2 बराबर निकालिए। तो इसको हम लोग लंबा मेथड से निकालने से अच्छा है कि हम क्वेश्चन के ऑप्शन से निकाल लेते हैं। 5 और 15, 15 5 20 हो रहा है, ये खत्म हो गया, नहीं होगा। 10 और 20 30 हो रहा है, श्रेणी 25 से करा, नहीं होगा। यहाँ 20 और 5 और 10 और 5 है, तो 50% ऑप्शन गया। तो 10 और 15 को देख लें और 20 5 को देख लें। तो 10 15 को जो हम ट्राई करते हैं तो 25 तो मिल गया। बाकी पैरेलल में देख लें, 10 गुना 15 बटे 10 प्लस 15, मेरा हो गया 150 बटे 25, 25 गुना 6 बार में कट गया। तो मेरा R1 R2 का पैरेलल 6 बोल रहा है, तो मेरा 6 मिल गया कि नहीं मिल गया? तो कौन सा उत्तर ले लेंगे? दोनों बातें सेटिस्फाई कहाँ हो गई? 10 और 15 ओम में दोनों बातें जस्टिफाई हो गई। सो हम ऑप्शन नंबर डी को लेके चले जाएंगे। नहीं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए, उतना कोई चक्कर नहीं है, उतना परेशान होने का जरूरत नहीं है। किसी अर्धचालक में हीट सिंक, साथियों ये बटरफ्लाई शेप का होता है। ठीक है, क्या होता है? बटरफ्लाई शेप का होता है, और भी अन्य शेपों में हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप का भी होता है। जैसा आपका डिजाइन होगा, मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों में यह लगा होता है। इसका काम ही है उत्पन्न हो रही उष्मा को क्या करना? अवशोषित कर लेना, और हमारे उपकरण को डैमेज होने से साथियों क्या करना? बचाना। तो सो वी आर गोइंग विथ व्हिच आंसर? आपका तापमान वृद्धि से क्या करता है? सुरक्षा देता है, उसको नियंत्रित करता है। सोल्डिंग के लिए तापमान का रेंज कितना हो सकता है? 180 से 250 हो सकता है, किसी भी हाल में होगा 450 डिग्री से आपका क्या होगा? कम ही होगा। किसी भी हाल में होगा तो क्या होगा? 450 से कम होगा। और एक स्टैंडर्ड हम लोग लेके चल रहे हैं, 180 से 250 में हमारा काम आसानी से बन जाता है। कह रहा है यदि सी धारिता वाले कैपेसिटर में क्यू आवेश हो तो एनर्जी बराबर आप क्या जानते हैं? ई बराबर आप जानते हैं हाफ सी भी का स्क्वायर, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन ये इक्वेशन तो आपका है नहीं। अब कैसे आप रिलेशन बनाइएगा? तो हम जानते हैं सी बराबर क्या होता है? क्यू बटे भी होता है। तो हमने कर दिया 1/2 इंटू क्यू बटे भी इंटू भी का स्क्वायर, भी से भी कट गया, तो हाफ हमारा क्या हो गया? क्यू इंटू भी आपका मिल गया। क्या मिल गया? हाफ क्यू इंटू भी मिल गया। एक तो यह भी इक्वेशन यहां से हम डेवलप कर पाए। बाकी और बताइए साहब क्या हो जाएगा? अगला हम भी को क्या लिख सकते हैं? क्यू बाय सी लिख सकते हैं,
है ना। इसी में आइए अगला हम भी को क्या लिख सकते हैं, क्यू का क्यू रहने दीजिए, इसको क्यू बाय सी लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 2c हो जाएगा। तो हम 3 इक्वेशन यहाँ निकाल लिए, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आई क्यू का स्क्वायर बटे 2c। क्या हो जाएगा, आई क्यू का स्क्वायर बटे 2c। कह रहा आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर विद्युत धारा द्वारा डैश पर निर्माण किए गए चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रभाव है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया जो है मेरे आर्मेचर की करंट के द्वारा, देख लीजिए मेरा क्या है यहाँ पर मेन पोल फ्लक्स है, और ये आपका एन से लेके कहाँ आ रहा है, एस की तरफ आ रहा है। कहाँ आ रहा है, एन से एस पर आ रहा है। ठीक है, अब जब ये एन से एस पर आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपको ये जानना चाहता हूं कि आपका कह क्या रहा है, कह रहा है आर्मेचर प्रतिक्रिया, ये फ्लक्स है मेरी फाई एम और मेरे आर्मेचर की फ्लक्स क्या है फाई ए। तो फाई ए का जो इफेक्ट पड़ता है फाई एम पर, जिसके कारण ये या तो इसके रास्ते को मोड़ देती है या इसको 100% अपोज करती हैं, यह जो परिस्थिति पैदा हो रही है वह आपकी क्या है, आर्मेचर प्रतिक्रिया को डेवलप कर रही हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा प्रभाव है, मुझे जल्दी बताएं, किस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। तो ये मेरे फील्ड फ्लक्स पर किसका प्रभाव है, आर्मेचर की फ्लक्स का प्रभाव है। आइए अगला कह रहा है कौन सा कारक किसी भी विद्युत उपकरण में स्थापित होने वाले तार को प्रभावित नहीं करता। रंग तार का कैसा भी उससे क्या फर्क पड़ता है, तापमान से आकार से तो इफेक्ट पड़ता है, लेकिन रंग हम लाल के जगह काला रंग ले लें, इंसुलेटर का पीला ले लें, उससे कोई दिक्कत है जी, तार तो तार है ना। चलिए चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। वोल्टमीटर की सीमा बढ़ाई जाती है। तो वोल्टमीटर की जब भी सीमा बढ़ानी हो उसके साथ श्रेणी में क्या करते हैं, उच्च मान का रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, तो इसका रेंज एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, श्रेणी में क्या करके साहब ध्यान रखिएगा, चौक लगाकर नहीं, श्रेणी में मल्टीप्लायर लगा करके, क्या लगा करके, मल्टीप्लायर लगा करके वेरियस रेजिस्टेंस को श्रेणी में जोड़ करके हम ऐसा कर सकते हैं। अगर रहे बात आपसे पूछे कि भाई साहब जरा बताइए कि हम लोग अमीटर का रेंज कैसे बढ़ाएंगे, तो क्या जवाब दीजिएगा, जल्दी बताइए। तब हम लोग संट में लो मान का रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। क्या करेंगे, संट में लो मान का, इसको रेंज एक्सटेंशन कहा जाता है। टर्मिनल ऑफ एससीआर, डियर फ्रेंड हमारे एससीआर का जो टर्मिनल होता है, जस्ट यहां देख लीजिए मेरे एससीआर का जो टर्मिनल होता है, गेट, एनोड, कैथोड, क्या होता है, एनोड, कैथोड और गेट होता है। ऑप्शन नंबर डी। कंट्रोल रेक्टिफायर है मेरा एससीआर, 4 लेयर 3 जंक्शन वाला डिवाइस है। चोक का प्रयोग निम्न में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया था। चोक हमारा सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करता है, बताइए आप लोग। चोक केवल एसी पे काम करता है। यहाँ पर आपकी इंडक्टिव कॉइल होती है, डीसी पर यह बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करता। क्या होती है, इंडक्टिव कॉइल होती है। तो हम लोग राइट आंसर क्या ले लें, ऑप्शन नंबर ए। चित्र में दिखाया गया ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो हम देख के ही समझ पा रहे हैं कि यह मेरा क्या है, तो आपका साहब जी स्टेप अप है। क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, लेकिन मेरे प्राइमरी में फ्यू टर्न्स हैं साथियों, तो इसको हम क्या कहते हैं, करंट ट्रांसफार्मर सीटी कहते हैं, जिसके द्वारा हम लोग उच्च मान की धारा का मापन करते हैं। क्या करते हैं, उच्च मान की धारा का मापन करते हैं। यानी हाई मैग्नीट्यूड का, उच्च मान का करंट, हाई करंट को मापना हो तो किसका यूज करेंगे, सीटी का यूज करेंगे। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि सीटी का कभी भी सेकेंडरी खुला नहीं होना चाहिए, हमेशा बंद होना चाहिए। अगर खुला रहेगा तो मेरी सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग जल के राख हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आई नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन की बहाली को महत्व देता है। कटआउट नियम 44 कहता है कि साहब खाली कामें मत करिए, अगर कोई साथी आपका क्या हो गया, झटके का शिकार हो गया है, तो उसके जीवन के बचाने की प्रक्रिया को आरंभ करिए, और उसका भी जीवन अमूल्य है जैसे आपका जीवन है। उसको तुरंत प्राथमिक उपचार या हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करिए जहां उसका जीवन बचाया जा सके। साथियों चलिए
इंडिकेटर लैंप के पास डैश होगा, इंडिकेटर लैंप के पास किसका किसका कनेक्शन होगा, फटाफट बताइए। फेज और न्यूट्रल कनेक्शन दोनों होगा, तभी ये आपका इंडिकेटर जलेगा, नहीं तो फिर सप्लाई आ रही है और जा रही है, दोनों रास्ता नहीं दीजिएगा तो कहां से जलेगा। और इंडिकेटर लैंप के रूप में किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं साहब जी, ध्यान रखना, नियॉन लैंप का। कह रहा संधारित्र की इकाई, कैपेसिटर की इकाई क्या होती है, फैराड होती है। सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है, या नहीं तो एप्सिलॉन ए बटा डी होता है। मेरा यूनिट क्या हो जाएगा, फैराड हो जाएगा। हेनरी इंडक्टेंस की होती है, एल की होती है। एम्पियर मेरे करंट की होती है। वोल्ट आपके वोल्टेज की होती है, किसकी, वोल्टेज की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस प्रकार के वाइंडिंग का इस्तेमाल डीसी में नहीं होता। लैप करते हैं, डुप्लेक्स लैप करते हैं, वेव करते हैं, ग्रैमे रिंग का कोई यूज नहीं है। ग्रैमे रिंग इज अबेंडेंट, बर्बाद है, बेकार है, समय नहीं रहा उसका। डैश में एक ट्रांजिस्टर खुले स्विच के रूप में काम करेगा। अच्छा प्रश्न है इस तरह का, ठीक है। किस स्थिति में ट्रांजिस्टर खुले स्विच की तरह काम करेगा, तो आप सबको याद तो अब हो ही गया होगा, कट ऑफ रीजन में। किसमें साहब, कट ऑफ रीजन में यह कैसे काम करेगा, ओपन स्विच की तरह काम करेगा। और जानते हैं कट ऑफ रीजन में क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, तो जल्दी बताइए। कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर का एमीटर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन, यानी आपका ईबी और आपका बीसी दोनों रिवर्स होता है। क्या हो जाता है, दोनों रिवर्स बायस में जुड़ा होता है। कैसे, रिवर्स बायस में। विद्यार्थी जी एम्पलीफायर के रूप में जब करेगा ना तो एक्टिव मोड कहेंगे, सक्रिय रीजन कहेंगे। और सक्रिय मोड में मेरी इमीटर बेस कैसे होती है, फॉरवर्ड में, और बेस कलेक्टर आपकी रिवर्स में होती है, ऐसा मामला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाल लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति। वाल लियोनार्ड एक खर्चीला मेथड है लेकिन बढ़िया मेथड है, ये वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। इससे हम दोनों दिशाओं में, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉक भी, गति को बड़े आराम से क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वी आर गोइंग विथ ऑप्शन नंबर बी। दोनों दिशाओं में सामान्य से कम और अधिक जितनी गति चाहिए उतनी कर सकते हैं। साहब ये टेस्ट जो आज अलविदा अपने आप को कहने जा रहा है, क्योंकि 20 का 20 इसका सफर पूरा हो चुका है। और इस टेस्ट के साथ अगर आप अंत में भी जुड़ करके चाहते हैं कि फटाफट हम एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम से कम 1500 क्वेश्चन को कर लें, तो आप हमारे 20 असिस्टेंट लोको पायलट के सेशन 1 के टेस्ट से जुड़ेंगे, जो कि अवेलेबल है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर। और ये बुक जो कि ये बहुत राहत दी होगी, जो बच्चे इस बुक के साथ अभी तक कवर कर रहे होंगे उन्हें मुझे लगता है कि काफ़ी इसमें मजबूती महसूस हुई होगी। जिनके पास ये नहीं है, अगर आप उपलब्ध करना चाहते हैं तो इस बुक को आप ले सकते हैं और इस बुक की मदद से ज़बरदस्त तैयारी आप कर सकते हैं। यानी आप क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ सकते हैं और आपका कंसेप्ट भी मजबूत हो जाएगा और निश्चित सफलता दिलाने में काफ़ी मदद ये बुक करेगा। रुक्मिणी प्रकाशन से आई है, 6 ओरिजिनल, अब 20 आपका मॉडल पेपर है। कह रहा डीसी चालन की गति नियंत्रण के लिए कौन सी विधि अधिक दक्षता और उच्चतम वोल्टेज नियमन, किसका एफिशिएंसी भी बढ़िया होता है, अब वोल्टेज रेगुलेशन भी आपका किसका क्या कहते हैं कि बढ़िया होता है। तो ये चीजें हमारी आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड ही सुटेबल करती हैं। यानी आपका जो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, इसी में हमारा एफिशिएंसी भी बढ़िया मिलता है और नेचुरली आप यूं समझें तो हमारी क्या हो जाती हैं, वोल्टेज रेगुलेशन भी बढ़िया मिल जाती हैं। कह रहा है बैटरी की क्षमता को, तो बैटरी की क्षमता को जब भी व्यक्त किया जाएगा एम्पियर आवर में, कैसे किया जाएगा, AH में किया जाएगा, है एम्पियर आवर में किया जाएगा, ठीक है। अगर किसी बैटरी का क्षमता 10 AH है, इसका मतलब है कि 10 एम्पियर 1 घंटे तक उसके द्वारा ली जा सकती हैं। कितने देर तक, 1 घंटे तक। अगर यही हम 5 कर दें तो 2 घंटे तक। आप यहीं पे अगर और घटा दें तो बिल्कुल इस तरह से हमारा मान बढ़ता चला जाएगा। इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम दिशा निर्देशों के समूह को टेक्निकली किस नाम से जाना जाता है। साहब इंटरनेट पर जो नियम कानून सब बताया गया है, उस नियम कानून के आधार पर जो टेक्निकल चीजें हैं उसका सामंजस्य अगर हम बैठाना चाहते हैं तो व्हाट आर द मेथड्स फॉर लिंकिंग टू दिस, तो साहब ये ध्यान रखिएगा, उसे हम लोग नॉटिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, दैट इज नॉन एज नॉटिकेट। ओके, द ऑप्शन ऑफ द 53 क्वेश्चन विल बी बी, नॉटिकेट। 8 बिट बनाता है, क्या बनाता है जी, बताइए जल्दी से। 8 बिट क्या बनाता है, 8 बिट बनाकर बनाता है 1 बाइट, यानी 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट।
क्या होता है सरकार? 8 बिट। तो हमारा 8 बिट क्या बना रहा है? 1 बाइट बना रहा है। लेकिन जानते हैं आपका 1 बाइट बराबर क्या हो जाएगा? 2 निब्बल। क्या हो जाएगा? 2 निब्बल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 निब्बल। 1 निब्बल में 8 बिट होते हैं, ठीक है ना? तो 2 निब्बल में 2 4 दूनी, 1 निब्बल में 4 बिट होते हैं। मैंने क्या कहा आपसे ध्यान दीजिएगा, 1 निब्बल में 4 बिट होते हैं, तो 1 बाइट में कितने? 4 दूनी 8, यानी 2 निब्बल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? 2 निब्बल हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया, है ना? ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। और याद रखना 1 निब्बल बराबर आपका 4 बिट। क्या होता है? 4 बिट होता है। ठीक है, ये सब तो जानते हैं। किलोबाइट बराबर 1024, मेगा बराबर 1024 किलोबाइट, गीगा बराबर 1024 मेगाबाइट। कौन सा कम्यूटेटर से धारा संग्रहित करता है? तो कार्बन ब्रश। मेरी कार्बन ब्रश का काम ही है करंट को कलेक्ट करना। कहां से जी? मेरे कम्यूटेटर से। और मेरा कम्यूटेटर क्या कर रहा है? यह डीसी मशीन में लगा है, यह एसी को डीसी में बदलने का काम कर रहा है। जनरेटर है तो वहां एसी को डीसी में बदल रहा है। इसको आप दिमाग में फिट कर लीजिए। किस उत्पादन गृह में न्यूनतम परिचालन? मैंने पहले भी बताया है, मेरी परिचालन लागत, संचालन कॉस्ट हाइड्रो में सबसे कम होती है। 85% इसकी क्या है साहब? एफिशिएंसी होती है। इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। और जब संचालन हो रहा होता है, बनाने में भले खर्च पड़ता है, लेकिन जब तैयार हो जाता है तब जाकर के उसको चलाने के लिए, प्लांट को ऑपरेट करने के लिए हमारा क्या काम में आएगा? मात्र मेरा काम में आएगा साहब, ध्यान रखिएगा, न्यूनतम परिचालन। बहुत कम इंजीनियर्स, बहुत कम स्टाफ्स, बहुत कम वर्किंग प्रोफेशनल्स और कम लोगों की मदद से हमारी सारी चीजें यहाँ संचालित हो जाती हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह कई फायदे भी देता है, जैसे बाढ़ का नियंत्रण, प्रदूषण जीरो। ठीक है, ये सब काम करता है। और इसमें ईंधन जो लग रही है उसका तो कोई कॉस्ट नहीं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसलिए विद्युत लेपन में किस इलेक्ट्रोड जमा होने वाला द्रव्यमान का समानुपाती? विद्युत इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रोसेस में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान किसके समानुपाती? तो जेड बराबर MIT होता है। क्या होता है? MIT होता है। एम मेरा क्या है? जल्दी बताइएगा। एम मेरा साहब जी वह आपका, अरे जेड बराबर MIT थोड़े होगा, एम बराबर न ZIT होगा जी। तब एम बराबर क्या होगा? ZIT होगा, समझे? एम मेरा मास है जो वस्तु पर अटैच हो रही है। जेड मेरी क्या है? यह जेड ECE है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या है ये? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। और IT को हम क्या लिख दें? Q लिख दें। IT क्या हो गया मेरा? Q हो गया। तो मास बराबर Z इंटू Q हो गया। तो आपका इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान किसके गुणनफल का समानुपाती होता है? जल्दी बताइए साहब। What will be the magnitude of this question? आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z और विद्युत की मात्रा यानी Q, इस दोनों का क्या होता है साहब? यह कॉम्बिनेशन हमें प्राप्त होता है। ग्राउंडिंग कनेक्शन के लिए किस रंग का था? जैसे ग्राउंड की बात हो जाएगी तो आपका हरे रंग का, हमेशा तार क्या होगा? हरे रंग का होगा। हरा के अलावा कोई दूसरा तार यूज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ब्लैक किसके लिए? न्यूट्रल के लिए। लाल, पीला और ब्लू किसके लिए? फेज के लिए, है ना? चलिए, 200 वोल्ट की आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है बल्ब। तो इसमें प्रभावित होने वाली RMS धारा का मान ज्ञात करके दिखाइए। तो क्वेश्चन तो बड़ा टफ है बुझा रहा है जी, लेकिन जब कह दिया है 200 वोल्ट और 100, तो हम जानते हैं AC सप्लाई सिस्टम में दोनों क्या होती हैं? RMS वैल्यू होती हैं। दोनों क्या होती है? RMS वैल्यू होती है। ठीक है, अब हमसे पूछना है कि बल्ब में प्रवाहित होने वाली RMS धारा। तो I बराबर तो सब लोग जानते हैं पावर बटे वोल्टेज होता है। तो पावर मेरा क्या है? 100 है। अब वोल्टेज मेरा क्या है? 200 है। तो यानी 1/2 यानी 0.5 कितना हो गया? 0.5 एम्पियर हमारा आ गया। क्या आ गया जी? 0.5 एम्पियर आ गया। हम लोग क्या ले लें? बी नंबर। क्या ले लें? बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अगला प्रश्न,
कह रहा विद्युत गीजर में ताप नियंत्रक किस तरह जुड़ा होता है। चाहे आपका गीजर हो, चाहे इलेक्ट्रिक आयरन हो, चाहे हीटर हो, कहीं पर भी अगर हमने ताप नियंत्रक के रूप में थर्मोस्टेट का प्रयोग किया है तो यू ऑलवेज रिमेंबर दैट डियर फ्रेंड कि हम तापन अवयव को हमेशा हीटिंग एलिमेंट के साथ कैसे जोड़ते हैं विद्वानों, सीरीज में जोड़ने का काम करते हैं। कैसे जोड़ते हैं साहब? सीरीज में जोड़ने का काम करते हैं, श्रेणी में जोड़ने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ें। किस पदार्थ के लिए तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है? तो तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध कहां घट रहा है? मेरा जर्मेनियम में साहब। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब मेरा क्या है साहब? ये सब मेरा कंडक्टर है। और जर्मेनियम आपका सेमी कंडक्टर है। और आप याद रखेंगे हमारी जो सेमी कंडक्टर है, ध्यान है ना, यहां पर आपका क्या होता है? एनटीसी होती हैं। टेम्परेचर के बढ़ाने पर तुरंत आपका क्या होता है? प्रतिरोध घट जाता है। और टेम्परेचर के घटाने पे प्रतिरोध बढ़ता है। तभी तो सिलिकॉन, जर्मेनियम में जब टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा करते हैं तो क्या होता है जानते हैं? आपका साहब फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, रिलीज होता है, डेवलप होता है, और आपकी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेकडाउन होती हैं, और फिर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और तब जाकर के धारा क्या होती है? आपकी प्रवाहित होने लग जाती है। घरेलू वाटर कूलर में कौन सा पंप? विद्वान साहब, क्वेश्चन तो बहुत मजेदार है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब भी बड़ी ही शालीनता से दे देंगे, क्योंकि आप सब लोगों ने आज 1500 क्वेश्चन का सफर पूरा कर लिया है। 1500 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू स्पेशली फॉर एलपीसीबीटी 2। और हमने आप सभी लोगों को वन लाइनर का जो पीडीएफ है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स, वो हमने प्रदान कर दिया है प्लेटफॉर्म में। नवीन कुमार सिंह जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां भी मैंने भिजवा दिया है, वहां से आप ले सकते हैं और इसको रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इन टेस्टों को आप आत्मसात करिए, निश्चित सफलता प्राप्त होगी। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं, मेरी प्रार्थनाएं सब आपके साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। घरेलू वाटर कूलर में कौन सा पंप? तो घरेलू वाटर कूलर में हम लोग छोटा वाला पंप लगाते हैं, सैडेड पोल मोटर वाला पंप लगाते हैं। कम क्षमता होती है, और जो है सो हम जानते हैं साहब 5 से 35% तक इसकी इफिशियंसी होती है। खिलौना वगैरह में छोटा छोटा स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा हमको संचालित करना नहीं है, इसलिए इसका यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस को कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले तो देखिए, आयरन लॉस होता है मेरा PH+P। क्या होता है? PH+P होता है, ठीक है। और यह होती हैं कांस्टेंट। कैसी होती हैं? कांस्टेंट होती हैं। है कौन सी लॉस ये? तो साहब जी याद रखिएगा, ये कांस्टेंट लॉस है, लोड पर डिपेंड नहीं करती, लोड से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और हम इसको ज्ञात करने के लिए साहब ओसी टेस्ट करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। कौन सा? ओपन सर्किट टेस्ट। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या ज्ञात होता है? मुझे कॉपर लॉस ज्ञात होता है। क्या होता है? कॉपर लॉस मालूम चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेन में किस प्रकार का ड्राइव यूज हो रहा है? प्रश्न तो बहुत अच्छा है साहब। ड्राइव एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे गति को नियंत्रित करने का काम करती है, और क्रेन के कई हिस्से होते हैं, नीचे, ऊपर, टर्निंग, है ना, फिर मुहाने पर। तो इसके जो कई हिस्से हैं, तो 1 2 3 4, तो हम लोग जनरली इन सभी जगहों पर डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं टॉर्क के अधिकता के कारण। लेकिन अगर यहाँ पर बात हो रही है विद्युत ड्राइव के लिए, खास करके क्रेन में, तो हम यहाँ यूज किसका करेंगे? मल्टी मोटर का यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ एक मोटर से नहीं होगा, कई सारे मोटर्स का वहां यूज करना होगा। पाइप अर्थिंग में भूमि में डालने वाले पाइप की लंबाई किससे तय होती है? तो जल्दी बताइएगा साहब। मिट्टी की आर्द्रता से तय होती है। अगर मिट्टी की आर्द्रता हमको 3 मीटर पर मिल जाती है तो 3 रखते हैं, अगर 6 मीटर पर मिलती है तो हम लोग 6 मीटर तक जाने का काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऊंची इमारत में नुकीले तार, ऊंचे बिल्डिंग के ऊपर नुकीला तार क्यों लगा होता है? वो लाइटनिंग को, बिजली को, ठनका को, इसको एक्सेप्ट करके आपके बिल्डिंग पे ऊपर जो उसका प्रभाव पड़ सकता है उसको डिमिनाइज करके, खत्म करके, मिनिमाइज करके, और हम सेकेंडरी वायर से होकर के जिसको जोड़े रहते हैं उससे पृथ्वी में बाईपास करने का काम करते हैं, ताकि हम सेफ और सुरक्षित हाई चार्ज से हो पाते हैं। तो उत्तर क्या होगा साहब? मेघों से आवेश को हटाकर पृथ्वी में भेजना इसका मेन उद्देश्य है। किरचॉफ का संधि नियम डैश के नियम पर आधारित है? किरचॉफ जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ मतलब KCL, क्योंकि नोड पर ही हम लोग धारा को कैरी करने में कैपेबल होंगे।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा पॉइंट जंक्शन है, नोड है, क्योंकि दुनिया की सारी जंक्शन नोड होती हैं, इसलिए आप नोड बोलिए तो ये चलेगा, आप जंक्शन बोलिए तब भी चलेगा। ठीक है, तो मेरा किरचॉफ का जो जंक्शन लॉ है, केसीएल है, यह आवेश संरक्षण पर क्या होता है, आधारित होता है। और मेरी केवीएल जो होती हैं, यह आपका किस पे आधारित होती हैं, जल्दी बताइए। केवीएल मेरा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, किस पर साहब, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आपका क्या होता है, आधारित होता है। तो ऊर्जा संरक्षण पर केवीएल और मेरी किस पर, आवेश संरक्षण पर साथियों केसीएल। याद रखेंगे, ये सारी किताबें आप सबके पास हैं और इसकी मदद से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, और मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से इस बार भी ये किताबें आपको आपके लक्ष्य को पाने में बहुत मददगार साबित होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के कंड्यूट पाइप का उपयोग औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है, इंडस्ट्रियल वायरिंग में साहब, यहां तो मजबूत चाहिए, कमजोर रहेगा तो टूट जाएगा। यहां गैल्वेनाइज्ड रिजिड कंड्यूट पाइप का यूज करते हैं, ताकि भारी भरकम अगर सामान है उसके ऊपर स्ट्राइक भी करे तो उससे कोई नुकसान न पहुंचे। हालांकि ये महंगा पड़ ही जाएगा, इसका कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। ईएलसीबी का पूरा नाम क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है साथियों। ये अर्थ फॉल्ट से हम लोगों को क्या करती है, सुरक्षा देने का काम करती है। साथ ही साथ ये शॉर्ट सर्किट वगैरह कोई भी स्थिति बनती है, सर्किट को ट्रिप करा देगा, मेरा पूरा घर सेफ और सुरक्षित रहेगा। मिली एम्पियर के रेंज में काम करती है, जिससे हमारी सुरक्षा बढ़ जाती है। एमसीबी 0.5 से ऊपर होता है, जबकि उससे कम में ही हमारा जान चला जाता है। तो हम मिनिमम से मिनिमम करंट के माध्यम से भी प्रोटेक्ट होने का प्रयास जरूर करेंगे, इसलिए इसका यूज होता है। इसी का एडवांस वर्जन है आरसीसीबी, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। क्या है इसका एडवांस वर्जन है, उत्कृष्ट रूप है साथियों। चलिए, नियॉन साइन लैंप का प्रयोग कहां हो रहा है, इसका प्रयोग विज्ञापनों में हो रहा है। कहां हो रहा है जी, विज्ञापनों में। ये है मेरी नियॉन साइन लैंप, यहां पर हमने ट्रांसफार्मर का यूज किया है। इसके संचालन के लिए आपको 5 से 6 केवी का वोल्टेज देना पड़ता है। ठीक है, 5 मीटर के रेंज की लड़ी में आती है। प्रति मीटर हमारा क्या होता है, 500 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये सब बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर 5 मीटर है तो 2500 का क्या हो जाएगा, मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा साथियों। ठीक है, इसकी दक्षता जो है वह 15 से लेकर के 40 ल्यूमेन प्रति वाट के बीच है। क्या है, 15 से लेकर 40 ल्यूमेन प्रति वाट के बीच है, इसमें कोई शक नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। और याद रखना, इसे हम लोग कोल्ड कैथोड लैंप के नाम से भी जानते हैं। कैसे जानते हैं, कोल्ड कैथोड लैंप के नाम से भी जानते हैं। अगला है मेरा, विद्युत सोल्डिंग आयरन का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक सोल्डिंग आयरन किसको जोड़ेगा, क्या काम करेगा, खटाखट जवाब दीजिए साहब जी। यह वाइंडिंग तारों को और तारों के ज्वाइंट को, हमारे मेटालिक स्ट्रक्चर्स को ज्वाइंट कराने में यूज होता है। और इस सोल्डिंग आयरन की बिट किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। कॉपर का तापमान कितना, 1084 होता है, और हमारी सोल्डिंग 450 से कम पे हो जाती है। ठीक है कि नहीं, इसीलिए बिट हमेशा मेरे सोल्डर से क्या होना चाहिए, उच्च तापमान का, नहीं तो पता चला सोल्डर पिघला नहीं, मेरा बीटे पिघल गया। इसीलिए उत्तर क्या देंगे, बी नंबर। चलिए, एचआरसी का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, सबको याद है 1.1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1.1 होता है। क्या होती है फ्यूजिंग फैक्टर, ये होती है मेरी मिनिमम फ्यूजिंग करंट। क्या होती है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटा आपका क्या हो जाएगा जी, हमारी रेटेड करंट ऑफ फ्यूज। क्या होती है, रेटेड फ्यूज करंट जो निर्धारित है। हमेशा हम जानते हैं कि मेरी फ्यूजिंग करंट का मान निर्धारित करंट से स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होता है। ऐसी परिस्थिति में आप जीवन भर के लिए याद रख लीजिए कि मेरा फ्यूजिंग फैक्टर का मान जब भी होगा, डेफिनेटली वह क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्या होगा, डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है।
लैप वाइंडिंग में पैरेलल पथ हमेशा, लैप हमारी पैरेलल वाइंडिंग ही कहलाती है। इसमें पैरेलल पथ हमेशा मेरे पोल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और इसके माध्यम से ध्यान रखिएगा, A बराबर P बराबर मेरे ब्रश की संख्या B भी होती है। क्या होती है? A बराबर P बराबर मेरे ब्रश की संख्या B होती है। और तो और यह वोल्टेज कम और करंट हमको क्या करता है, ज्यादा देता है। तो हम उत्तर किसे ले लें? समांतर पथ की संख्या किसके बराबर? पोल की संख्या के बराबर। साहब जी, निम्नलिखित में कौन से तार गेज में उच्च धारा वहन करेगी? मैंने आपको समझाया है। SWG जिसका क्या होगा, ध्यान रखिएगा, SWG नंबर जिसका क्या होगा, कम होगा, वह तार आपका क्या होगा, मोटा होगा। जितना मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी इसकी करंट क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा, SWG नंबर उच्च होगा, तार मेरा पतला होगा। जितना पतला तार होगा प्रतिरोध उतनी बढ़ेगी और करंट उतनी कम हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ देख लें, 18, 20, 26 और 24, सबसे कम 18 है, तो सबसे ज्यादा किससे करंट जाएगा? आपका 18 SWG वाले में धारा वहन क्षमता अधिक होगी। आप जानते हैं SWG का पूरा नाम स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। इसका काम ही है तार के व्यास को मापना। क्या काम है जी? तार के व्यास को मापना। तो चलिए साहब, आज के टेस्ट का ये आखिरी सवाल सेल बैटरी के साथ, और फिर आपसे उम्मीदों, मेहनत, लगन, इन सब की परीक्षाओं की परीक्षा का फिर आगाज, और आपके लिए शुभकामनाएं। चलिए साहब देख लेते हैं प्रश्न। यह है हमारी सीसा एसिड सेल, लेड एसिड सेल। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में दोस्तों याद रखना, हम किसका प्रयोग करते हैं? H2SO4 का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं जी? H2SO4 का करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 का करते हैं, ठीक है। और इसके एक सेल की वोल्टेज याद रख लेना, 2 वोल्ट होती है। कितनी? 2 वोल्ट होती हैं। इतना ही नहीं साहब, यहाँ PbO2 का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव प्लेट के रूप में करते हैं। किस रूप में? पॉजिटिव प्लेट के रूप में करते हैं। यहाँ स्पंजी सीसा का प्रयोग, स्पंजी सीसा का प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? निगेटिव प्लेट के रूप में करते हैं, ठीक है। उसके बाद साथियों ध्यान रख लीजिएगा, जो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? यह सेल आपका लेड एसिड सेल आपका क्या हो जाएगा, जब इसकी विशिष्ट घनत्व का मान, ठीक है, हमारी डाइलेक्ट्रिक के विशेष घनत्व का मान कितना हो जाता है? 1.28 से लेकर 1.3 के बीच होता है, 30 के बीच होता है। बैटरी फुल्ली चार्ज होती है। और इसको जांचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। सेकेंडरी सेल है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। आगामी होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से आप सब लोग खूब मन से पढ़िए, खूब अच्छे से होली खेलिए, और ये रंगों का पर्व जो है आपके जीवन में वाकई रंग लेकर आए, और आप सब CPD2 में सफल होइए, आने वाली परीक्षाओं में सफल होइए, आपका जीवन बेहतर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात आपके सेवा और आपके मदद की, तो वह अनवरत साहब जारी रहेगा, और इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सब लोग खूब मेहनत करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।